चलो 11.3 चैप्टर 11 है हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री क्लास 12। अभी इसका इंट्रो पार्ट का सेकंड पार्ट है। मतलब क्या हुआ, अभी तक जो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था यार, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो, एक कंडीशन गिवन थी कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता था कहां से, ओरिजिन से। बस अब एक दूसरे टाइप की है, कह रहे भैया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। अब देखो यहां पे कहीं भी ओरिजिन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, और वो जो प्लेन है एक कोई गिवन पॉइंट है उससे होता हुआ जा रहा है। जैसे इसको कैसे समझेंगे, बिना डायग्राम के तो समझना बेकार है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम समझते हैं यार। कह रहा है कि एक हमारे पास भैया प्लेन है, ये इस तरीके का ये हमारा प्लेन है, क्लियर है। कह रहे हैं ये जो प्लेन है ना इसकी इक्वेशन फाइंड करो, लेकिन जब आपसे कोई कहता है यार प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी ना। वो कंडीशन क्या है कि ये कह रहे हैं प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। जो ये प्लेन है ना ये किसी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब एक वेक्टर इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो इन्होंने ये बोला है कि एक वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अब नहीं बताया ओरिजिन से, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले लो, यहां से ले लो या ऊपर से ले लो, कहीं से भी। तो सपोज मैंने बाहर से ले लिया, ये प्लेन, ये एक वेक्टर है जो इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है, ठीक है। और ये वेक्टर है एन वेक्टर। क्या है ये वेक्टर, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जब ये वेक्टर है तो इसका कुछ नाम भी होगा। मान लो ये वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये एक वेक्टर का नाम है। अरे ऐसे तो नाम होते हैं यार, ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ठीक है जी। कह रहे हैं कि अब ये कोई गिवन पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पर, इस प्लेन पर एक पॉइंट है, ये रहा, गिवन है। ये क्या है, ये पॉइंट गिवन है। मैंने कहा मान लो ये ए पॉइंट है, गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, क्लियर है। ये एक, अब इस प्लेन की इक्वेशन बताइए, अब इस प्लेन की इक्वेशन बताओ। तो इस प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन है, मतलब वेक्टर फॉर्म में जो है वो है हमारे पास आर वेक्टर। और देखो ये ए पॉइंट दिया गया है, ये ए पॉइंट दिया गया है, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो जो ओ वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर। तो इसकी होता है फॉर्मूला आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कैपिटल एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। प्रूव करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले प्रूव करेंगे हम लोग, इसीलिए इंट्रो पार्ट्स का लेंदी जाएगा। और जो नंबर के लिए पढ़ते हैं भैया वो केवल इससे काम रख लें, और जो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं पूरा प्रूफ देंगे, ऐसे काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, क्लियर है। अब समझो वेक्टर फॉर्म में क्या, आर तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। सपोज मैंने कहीं पर ही मैंने एक ये पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी, पी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इससे इसको मिलाया तो ये आर वेक्टर मिला हमको, क्लियर है, ठीक है। तो ये आर वेक्टर तो वो हो गया। ए वेक्टर क्या है, जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, क्लियर है। और एन वेक्टर क्या है, जो वेक्टर बाहर से या अंदर से कहीं से भी परपेंडिकुलर है उसका वेक्टर का है, ये क्लियर है। तो ये हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म इसकी पहले तो मैं केवल बता देता हूं। तो कार्टेशियन फॉर्म होती है ए एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस y1, सी जेड माइनस z1, क्लियर है। अब x1 y1 z1 जो गिवन पॉइंट थे वो है, और ए बी सी क्या है, जो यार हमारा नॉर्मल वेक्टर था। इसको नॉर्मल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो जो ये वेक्टर था इसके ए बी सी क्या, डायरेक्शन रेशियोज, क्लियर है। अब सुनो, मैंने इसको थोड़ा सा फील करा दूं ये कैसी बात कर रही है। ये हमारे पास 3D है, कह रहे हैं यार इस प्लेन की इक्वेशन बताओ। ये प्लेन इस पे रखा हुआ है, ठीक है जी, इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। इस पर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये रहा, क्लियर है, ये, और इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट होगा, कोई भी एक पॉइंट होगा, क्लियर है। इस तरीके ये बाहर से हमने पर, ये अंदर से डालो, लेकिन ओरिजिन से नहीं है, कि ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो यार अब इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, क्लियर है, कि ये चीजें कहां से आती हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं, कि प्रूफ से क्या होगा, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं बहुत अच्छे से, क्लियर है जी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट आपका होगा। चलिए तो अब मैं इसको जरा डायग्राम को रफ करता हूं और दोबारा से बनाता हूं, क्योंकि ये बहुत छोटा डायग्राम हो जाएगा, समझने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या था। ये मैंने अलग से बड़ा सा डायग्राम लिया क्योंकि अब हम लोग करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एक हमको पता है एक पॉइंट गिवन होता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1
और Z1। क्लियर है? इसका बेटा अगर नहीं पढ़ना तो आप उठिए और निकल जाइए, ठीक है? ऐसे भीड़ रखनी बेकार है। जब कोई समझा रहा हूं तो उसको देखो। ये एक गिवन पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? a वेक्टर। और आर्बिट्रेरी कोई सा भी हमने एक पॉइंट ले लिया p, ले लेते हैं इसको, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x y z। क्लियर है? इससे इसको मैंने मिलाया, तो जब भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर शुरू से दिखाते आए वेक्टर से, आर वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट करते थे। और एक कोई वेक्टर है जो इस पे क्या है? परपेंडिकुलर, वो हमारा क्या है? कैपिटल एन वेक्टर। ठीक है जी? अच्छा, अब सुनो जरा। अब मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया, तो क्या इसका नाम अगर मैंने ओ दे दिया, OPA, मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो देख कैसे, हम इस तरफ से गए और इस तरफ से गए, इसका डायरेक्शन अपोजिट है एकदम। ठीक है? तो ट्रायंगल OAP में आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस AP वेक्टर। यस और नो? एक कंफ्यूजन आ सकती है दिमाग में कि सर आपने ये AP वेक्टर का, आपने AP वेक्टर लिखा, क्या हम इसको PA वेक्टर लिख सकते थे? क्या हम P से A को ज्वाइन कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन आंसर में माइनस आ जाता, इतना फर्क पड़ता। तो आप कहेंगे सर सही कौन सा? अभी बताएंगे क्यों मैंने AP वेक्टर लिया, अभी पता लग जाएगा आपको। देखिए, क्लियर है? तो अगर यार यहां से मैं AP वेक्टर निकालूं तो क्या वो R वेक्टर माइनस A वेक्टर आएगा? यस और नो? और जो हल्का हल्का दिख रहा है भाई, ठीक है। अब यार ये AP वेक्टर सुनो, ये AP वेक्टर किसके ऊपर है? प्लेन के ऊपर होगा। ये सारी चीजें जो ये प्लेन के ऊपर हो रही हैं, ये जितना भी दिख रहा है प्लेन के ऊपर है यार। इमेजिनेशन देखो जरा, ये प्लेन है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये प्लेन के ऊपर है, ठीक है? और ऐसे कहीं पे AP वेक्टर होगा, मान लो ये रहा AP वेक्टर, और ये जो है N वेक्टर इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या ये वेक्टर AP पे परपेंडिकुलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस अगर ये वेक्टर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन के ऊपर जितने भी वेक्टर होंगे हर कोई इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आए? क्यों? ये तो ऊपर से आया है ना। अगर एक वेक्टर ऐसा है तो फ्री वेक्टर उसको मूव करके इसके पास लेकर आ जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्लेन पे अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो जितने भी वेक्टर इस प्लेन पे होंगे सारे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं AP वेक्टर परपेंडिकुलर है N वेक्टर के? सही तो बात है यार। क्लियर है? और जब कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो AP वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल्स टू 0। AP वेक्टर क्या है? हो गया प्रूफ? क्या था आप बताइए सर? इसमें ये था भैया, क्या था यार? इसमें कुछ नहीं है। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? तो भैया कुछ नहीं होती। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको लिख दिया जाता है, बस कंपोनेंट फॉर्म में लिख दो। आर वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस का ZK कैप। ठीक है जी? माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं? X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस K1, क्या कर रहा हूं? Z1 K कैप। पक्की बात है, इससे इसको माइनस कर सकते हैं। और डॉट N वेक्टर क्या होता था? AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C K कैप। क्लियर है भैया? इसका मल्टीप्लाई कर देना, इसका डॉट, इसका माइनस करना तो आता ही होगा। तो अगर मैं यहां से I को कॉमन लेता हूं तो क्या हमको ये मिलेगा? IX माइनस X1, और हल्का हल्का देखो दिख रहा भैया, ठीक है? प्लस JY माइनस Y1 प्लस का K Z माइनस Z1 K कैप। देखना मल्होत्रा ये उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अगली लाइन भी आ सकती है। ठीक है जी। अब भैया इनका क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो I का I के साथ होता आंसर बनाता है हमेशा। तो क्या होगा? AX माइनस X1 प्लस B Y माइनस Y1 प्लस C Z माइनस Z1 इक्वल्स टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म होगी भैया, हमारे प्रूफ हो गया। अब लेकिन समझो यार, ये A B C क्या है? जो नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियोज। X1 Y1 Z1 क्या है? जो गिवन पॉइंट्स हैं वो, और X Y Z क्या? जो भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग लेते प्रूफ करने के लिए। देखो ये जो पॉइंट लिया जाता है ये हमको प्रूफ करने के लिए लिया जाता है। एक पॉइंट हम लोग लेते हैं आर्बिट्रेरी, इसी तरह आर्बिट्रेरी में ऐसे ही
तो ये उस प्लेन की वेक्टर फॉर्म हो गई, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई किसकी, उस प्लेन पर एक गिवन पॉइंट है और उस प्लेन के ऊपर एक क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अब इससे बेस एक एग्जांपल करते हैं एनसीईआरटी का, तो हम लोग करेंगे, प्रूफ करेंगे उसके बेस एग्जांपल, तो अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है प्रीति? चलिए अब इस पे जो अभी हमने प्रूफ किया, प्लीज यार, इस जो हमने प्रूफ किया इस पे बेस एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 17 है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की दोनों इक्वेशन फाइंड करनी, कार्टेशियन वेक्टर दोनों, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है, तो क्या ये गिवन पॉइंट नहीं है, तो क्या ये x1 y1 z1 नहीं हो गया, यस और नो? इसीलिए मैंने डायग्राम हटाया नहीं था, तो इसको मैं क्या ले लूंगा, x1 y1 और z1। देखो डायग्राम के साथ अगर 3D को समझेंगे, किसी भी बुक का क्वेश्चन कर लिए सारे समझ आ जाएंगे। ये हो गया। एंड एक ऐसा प्लेन है जिस पर ये पॉइंट गिवन है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्लेन है, अच्छा एक बात सुनो, मैं आपसे कहूं कि ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है, यस और नो? क्वेश्चन में बोला गया है कि उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो जो प्लेन इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है और एक लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन भी तो प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं। अब आप कंफ्यूज कि सर यहां तो वेक्टर वाली बात होती थी, यहां तो ये लाइन बोले, अरे यार लाइन वेक्टर में कंफ्यूज मत हो, एक अंतर है, लाइन के डायरेक्शन होते हैं दो, प्लेन का होता है और वेक्टर का होता है केवल एक डायरेक्शन, तो इसको आप एज अ वेक्टर एज्यूम कर सकते हैं, और ये उस वेक्टर के क्या हैं, डायरेक्शन रेशियो। एक चीज क्लियर कर दूं, अगर ये एक लाइन है तो और मैंने यहां से यहां तक दिखा दिया, ये एन वेक्टर है उसी ऊपर, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? तो कंफ्यूज ना होना इस चीज को लेके, सर आपने बोला था ये नॉर्मल वेक्टर है, सर यहां बात हो रही लाइन क्या रही, या लाइन भी है क्या, एक्चुअली इसके दो डायरेक्शन होते हैं, वेक्टर का एक होता है बस, ठीक है जी। तो क्या ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी नहीं हो गए? क्योंकि देखो ना, जो ये वेक्टर होता था इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते थे क्या होते, एबीसी होते थे, तो ये एबीसी नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया ना, ठीक है। तो एन वेक्टर क्या हो गया फिर, एन वेक्टर क्या होगा हमारा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। क्लियर है? अरे ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, इस चीज को समझते चलो फिर, ठीक है जी। चलिए, तो जो पॉइंट गिवन होता है उसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए वेक्टर क्या हो गया, 5i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप, यस और नो? जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन वेक्टर कितना हो गया हमारे पास, क्लियर है? अब भैया उस प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कैपिटल एन वेक्टर। अब तो यार आर वेक्टर तो आर वेक्टर ही होता है, ए वेक्टर कितना हमारे पास, 5i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप, और डॉट एन वेक्टर कितना है, इतना भी छोड़ के आ सकते हो, ये तो हमारी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म। उस प्लेन की क्या होगी, ये वेक्टर फॉर्म। अब कह रहे हैं इस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म बताइए, तो भैया इस वाले प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म होती है ए एक्स माइनस x1, ये सब होती है, तो ए बी सी तो ये हो गए ए बी सी, और ये x1 y1 और z1, पुट द वैल्यू गेट द आंसर यार। तो ए की जगह 2x माइनस x1 5, बी की जगह 3y माइनस y1, सी की जगह -1, ठीक है, और z माइनस z1 कितना, प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इतना भी छोड़ के आ सकते हैं, बुक में उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया यार, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं कि ये 2x हो गया माइनस का 10 हो गया, 3y माइनस का 6 हो गया, ये हो गया। क्लियर है? तो ये 2x प्लस 3y माइनस का z, ये सब कर लेना यार, ये सब बच्चों वाली एडेड तो कर ही लेना, कंसेप्ट समझो केवल। क्या डाउट हुआ इस क्वेश्चन देखे, ये बस आपको समझ आने लगे यार, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लाइन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने बोला था ये नॉर्मल वेक्टर है और यहां पे बोला गया लाइन परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन, ये लाइन होगी, इस लाइन पे एक वेक्टर दिखा दिया तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा। जब ये लाइन, मैंने आपसे कहा ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर मैंने एक वेक्टर दिखा दिया तो ये वेक्टर भी तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। तो कंफ्यूज मत होना कि वो सर यहाँ पे लाइन को है, आप उसको वेक्टर, लाइन को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डियर। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है सर ये चीज थोड़ी सी बताओ, मतलब क्लियर नहीं हो रही है, पूछो भाई, पक्की बात है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि उस प्लेन की इक्वेशन बताइए जो
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, मतलब 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में नहीं है और उस तीनों पॉइंट से एक प्लेन होता हुआ जा रहा है। अच्छा ये बताओ, एक प्लेन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। एक चीज और एम्फेसाइज इन्होंने किया कि नॉन कोलिनियर, ये वर्ड उन्होंने क्यों यूज किया? क्योंकि अगर 3 पॉइंट एक सीध में है तो भी तो भैया प्लेन होता हुआ जाएगा यहां से। उन्होंने ये क्यों बोला कि नॉन कोलिनियर पॉइंट? तो यार एक बात सुनो जरा, अगर 3 पॉइंट्स एक सीध में हैं इस तरीके से, तो इस पॉइंट से कई सारे प्लेन होकर जाएंगे। पूछो कैसे? एक कॉपी दो जरा मुझे, ये तो बुक दो जरा, बुक दो। अब आपसे कहा गया 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब तो एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, ये सब प्लेन ही तो है यार। ये प्लेन एक है, ये सारे क्या प्लेन्स हैं? एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा। ये लाइन जो है इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने कहा 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट से ये वाला प्लेन होता हुआ जा रहा है, ये वाला प्लेन होता हुआ जा रहा है, ये प्लेन भी तो होता हुआ जा रहा है। देखो ना, अगर नहीं फाड़ दूंगा यार ऐसे, अगर ये एक और प्लेन है अलग से, तो क्या ये इन 3 पॉइंट से होता हुआ नहीं जा रहा है? यस और नो? फील नहीं करते? इमेजिनेशन यार। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसलिए इन्होंने बोला है कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते तो कई सारे प्लेन वहां से पास हो जाते। कई सारे प्लेन, एक तो ये हो रहा है, एक और ऐसा ही होता, कई सारे प्लेन यहां से पास हो जाते, इसलिए बोला है नॉन कोलिनियर। चमका। तो इसलिए ये सारी चीजें मैंने कहा था मुझे मत पिलाओ। तो अब देखते हैं, अब बस शांत हो जाए थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर उसका प्रूफ देखते हैं। तो हाँ, ऐसे प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है, तो पहले तो आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए। मैंने कहा यार एक पॉइंट ये रहा हमारे पास A, एक पॉइंट हमारे पास ये रहा B, और एक पॉइंट मान लो ये रहा C हमारे पास। क्लियर है? ये गिवन पॉइंट्स हैं। जब ये गिवन पॉइंट्स हैं तो इनके पॉइंट्स मान लो x1, y1, z1, इसके हो गए x2, y2, z2, x3, y3 और z, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते ना, पता है ना अपनी तरफ से, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। अब ये मत सोचना कि सर ये तो 4 हो गए, अरे यार 5, 6 कुछ भी ले लो, एक प्लेन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट होता है उसको जो मिलाते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? A, इसको मैंने बुला दिया, ये क्या हो गया? B, और C थोड़ा सा इस तरफ ले लो कि दिखे भी तो, और ये मैंने क्या ले लिया? C वेक्टर। चमका। क्लियर है? तो ऐसे प्लेन की जो वेक्टर फॉर्म होती है R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये इसकी क्या होती है? वेक्टर। प्रूफ करेंगे यार हम लोग। पहले मैं उन बच्चों के लिए लिख देता हूं कि जो को भैया जिनको केवल आंसर चाहिए कि हाँ सर इसका यूज करके मिल जाएगा। और कार्टेशियन वो ये होती है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये उनकी होती है कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? आपको x1, y1, z1 आपको पता है बहुत ही अच्छे से। क्लियर है? अगर इसको सॉल्व किया, आगे की बात अभी बता देता हूं, इसको सॉल्व किया और आंसर 0 आ गया मान लो, तो कह देना कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है। चमका? ठीक है, आगे भी करेंगे। चलो अब प्रूफ करते हैं यार, हम सीधे आते हैं प्रूफ पे। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से यार, जो मैं कहना चाह रहा हूं बहुत ही लॉजिक से समझेंगे। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि यार मैंने एक लिया ए बी वेक्टर, ठीक है, और एक मैंने लिया ए सी वेक्टर, और बताऊंगा भी क्यों लिया, क्योंकि ऐसे नहीं होता प्रूफ में कि सर आपने कैसे पहचाना है कि सर आपने बुक से देखकर बता दिया। नहीं, हम लोग लॉजिक के साथ समझेंगे इस चीज को। और इन दोनों का मैंने किया क्रॉस प्रोडक्ट, और हमने वेक्टर में इतना अच्छे से पढ़ा है कि अगर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो कि इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? मान लीजिए यार मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट किया और एक नया वेक्टर मिलेगा, पक्की बात है, और वो कैसा वेक्टर होगा? जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये चीज सारे बच्चों को? अच्छा, तो यार अब मैंने इन दोनों का कर दिया आपस में क्रॉस प्रोडक्ट,
क्लियर है? तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एक बात सुनो यार, ए बी वेक्टर क्या होगा? ए से बी को मिलाएंगे यही होगा, यस और नो? अच्छा, ए से सी को मिलाएंगे, मैन ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर भी तो प्लेन के ऊपर ही होंगे, क्लियर है? और सी वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो क्या वो बाहर सी तो आ रहा होगा इस तरीके से, समझो ना बात को, यस और नो? मतलब इन दोनों का मैंने किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक तीसरा वेक्टर मिला, वो इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि लो भैया ये रहा सी वेक्टर, यस और नो? अच्छा, क्या अब ये प्रूफ पहला वाला नहीं बन गया? ये पॉइंट गिवन है हमको, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट गिवन है और ये वेक्टर एक परपेंडिकुलर है। जो प्रीवियस प्रूफ किया था वो यही तो बन गया हमारा प्रीवियस। अब इन सारे पॉइंट्स को भूल जाओ, इन सारे पॉइंट्स को मारो गोली यार तुम। अब केवल इस पॉइंट्स पे फोकस करो और इस परपेंडिकुलर पे। इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो एन वेक्टर, ठीक है जी? चलो आप और ज्यादा फील करा देते हैं प्रीवियस प्रूफ की तरह। इसको समझ लो एन वेक्टर और एक वेक्टर ये है ही। तो इस टाइप का फॉर्मूला क्या होता था? आर माइनस ए वेक्टर डॉट, चमका पक्की, अरे हाँ क्वेश्चन जीरो ही तो आएगा, सही बात है ना? हाँ जीरो भी आएगा यार, बिल्कुल आएगा। चलिए ठीक है, अब सुनो, अब यहां पे देखो जरा। अच्छा, अब यार क्या एन वेक्टर ये नहीं है? एन वेक्टर क्या ये नहीं है? ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, यस और नो? यस और नो है कि नहीं है? ठीक है जी। तब सुनो ध्यान से, अब ए बी वेक्टर क्या होता है? बी माइनस ए, क्योंकि जो भैया वो क्या ए बी वेक्टर क्या होता है? बी माइनस ए नहीं होगा? जो एंड में आता है वही तो पहले लिखते हैं। तो क्या ए बी वेक्टर को बी माइनस ए लिख सकते हैं और ए सी को क्या था इसमें बताइए? आपको ये बात समझ है ना कि सर ए बी को आपने ये कैसे लिखा है? नहीं आ रहा समझ ये चीज यार? वेक्टर में यही तो बड़ा दबा के ए बी वेक्टर जब भी आपसे कहा था कि उसको बनाओ तो हमेशा बी में से ए माइनस करते थे। और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है और ए का क्या है? ए। तो बस हो गया प्रूफ। अब तो कार्टेशियन भी यार मैं बताऊं लेकिन बहुत लेंदी होगा, केवल इनकी वैल्यू पुट करनी है। ए वेक्टर पता है, बी इनका क्रॉस करो तो आएगा यही अल्टीमेटली, ठीक है? बहुत इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लॉजिक सारा खत्म हो गया यहीं पे। तो ये उम्मीद मत करना कि मैं इसको करूंगा, क्योंकि लॉजिक कुछ नहीं है। इनका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेंगे, निकालना आता है फिर से कर देंगे। क्लियर है? अरे छोड़ो यार, बताओ ना कि पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब इस पे बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, नहीं पता है? चलिए अच्छा, अब कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर एस टी दिए गए यार ये, और कह रहे हैं इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर। तो देखो सुनो, अब ये सबसे पहले x1 y1 z1 x2 y2 z2, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन भी फाइंड करेंगे इसलिए x3 y3 और ये z3 होगा, ठीक है? ये a वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है? ये b वेक्टर लेट करते हो, ये c वेक्टर। देखो आंसर निकालते हैं इसका। तो a वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 3k कैप। b वेक्टर क्या होगा यार? माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। c वेक्टर क्या होगा? 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। क्लियर है? अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ नहीं पुट कर सकते क्या? b माइनस a वेक्टर निकालो, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो b में से a माइनस करो तो -2 से गया तो माइनस का 4i कैप माइनस का 8j कैप और 5 प्लस का 8k कैप। क्लियर है? ऐसे ही निकालेंगे c माइनस a, तो c में से 5 से 2 गया 3 और 3 से गया माइनस का 2j कैप और बस हो गया। ये मैंने सही किया ना, माइनस b में से, ठीक है? अब इन दो वेक्टर का क्या निकालना भैया? क्रॉस। और क्रॉस कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, पता है ना आपको, x1 y1। तो अब इनका जब क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर ही तो आएगा और उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है? कार्टेशियन पूछते तो इस तरीके से कर देना, ये 0 के बराबर। मैंने अभी आपसे बोला था, शायद मुझे ऐसा याद रहा कि ये इनका आंसर अगर 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? कोलिन हो जाएंगे। आगे पढ़ेंगे वो चीज, क्योंकि यहाँ पे 0 तो ये तो फॉर्मूले में ही है, ठीक है? वो हौच-पौच हो गया था इसलिए बोल दिया था। तो हाँ, केवल वैल्यू पुट करेंगे इनका और वेक्टर फॉर्म ये
डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल देंगे, कार्टेशियन फॉर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चंस है। ठीक है, ये भी हो गया प्रूफ। ये एक और प्रूफ देखते हैं, फिर पार्ट 3 बनाएंगे। चलिए इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे यार देखो जरा, एक प्लेन है। अच्छा, अगर हम कोई सा भी प्लेन लेते हैं तो पक्की बात है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को टच तो करेगा ही, इंटरसेक्ट टच करेगा। तो इसने जो ए एक्स एक्सिस पे टच किया है या कट किया है, समझो ना इस चीज क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि यार अगर ये हमारे पास प्लेन है और ये फिगर है, इसने इस तरीके से मैंने रख दिया, तो ये देखो यहाँ पे टच हुआ या इंटरसेक्ट हुआ, एक ही तो बात है। ये देखो इस तरीके से ना, तो ये 3 पॉइंट्स होंगे ना, क्लियर है, क्योंकि इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, तीनों पॉइंट्स को कट करता हुआ जा रहा है। ठीक है जी, तो टच करने में और कट करने में कंफ्यूज मत होना, इंटरसेक्टिंग या टचिंग पर एक ही बात होती है। तो एक पे तो पक्की बात है कि मान लो ये ओरिजिन है, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस अगर ए है और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस बी है, ओ से सी तक का सी है, तो क्या इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ए, 0,0 नहीं हो जाएंगे? और इसके हो जाएंगे 0, B, 0, और इसके हो जाएंगे 0,0, C। समझो ये C क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसा प्लेन जो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस को, तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन ये होती है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, उनके डिस्टेंसेज है कहाँ पे, ओरिजिन से। क्लियर है? लेकिन यार हम करते हैं प्रूफ, हम ऐसे बिलीव नहीं करते हैं कि चीज का हम क्या करेंगे, इसका भी प्रूफ करेंगे। तो ऐसे में मैंने क्या किया, एक प्लेन की इक्वेशन लेट कर ली, ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0। अब प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म भी होती है, कार्टेशियन फॉर्म भी होती है। इसमें क्या है, कार्टेशियन वेक्टर का यूज नहीं है, तो इसीलिए मैंने जो प्लेन की जो इक्वेशन ली है वो भी कार्टेशियन ले ली है। अब थोड़ा रिकॉल करा दूं, ये प्लेन की इक्वेशन है, यहाँ पे एलएमएन नहीं है, तो ये ए बी सी क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज है, और ये डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, एक कांस्टेंट है। पक्की बात है? अच्छा जी, अब एक बात बताइए, अगर ये प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by, तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन कुछ याद आ रहा होगा, मैं फिर से याद दिला दूं। ये एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन है जिसका ओरिजिन से एक हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। तो उस परपेंडिकुलर वेक्टर के ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, लेकिन ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। क्लियर है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। चलिए, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये प्लेन की इक्वेशन है, और ये जो पॉइंट ए बी सी क्या प्लेन पर नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार। तो a, 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह a, y की जगह 0 और z की जगह 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस d = 0। तो ax बराबर क्या होगा, माइनस का d। पक्की बात है? तो यहां से x बराबर क्या होगा, a बराबर, चलो इतना ही छोड़ दो अभी। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। पक्की बात है? तो अगर वो वाला पॉइंट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, by प्लस का d = 0। तो by कितना आ गया? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। पक्की बात है ना? अच्छा जी, यार हम लोग गलती कर रहे हैं, पता है क्या, x की जगह क्या पुट करेंगे, a नहीं आएगा यहाँ पे, y की जगह क्या पुट, क्योंकि यही तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। ठीक है, ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 + 0 प्लस c और या हाँ वो सी एक जैसे हो गए। फिर से समझो, एक चीज के लिए करें, ये x ले लो यार, ये y ले लो, ये z ले लो, तो x की जगह कितना आ गया, a आ गया। तो ऐसे अगर मैं इसको लेता हूं कि x y z, तो z की जगह कितना आ जाएगा, c। तो एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो कंफ्यूज यार मत होना, मैं कोशिश करूंगा कि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? पक्की बात है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं, a की, तो ये क्या आएगा, माइनस का d/, पक्की बात है। अगर मैं यहां से कैपिटल B की वैल्यू निकालूं तो माइनस का d/, पक्की बात है। अगर मैं यहां से कैपिटल C की वैल्यू निकालूं तो माइनस का d/, क्लियर है? ये ABC की वैल्यू उठा के यहां पुट नहीं कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो करो, a की जगह माइनस का dx/a प्लस, तो इसकी जगह क्या आएगा, माइनस का dy/d, इसकी जगह क्या आएगा, माइनस का
डी जेड अपॉन सी। अब ये प्लस डी उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, तो माइनस डी यहां से कॉमन लो, क्लियर है ना, तो माइनस डी कॉमन लो क्या आएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी कैंसिल हो गया। यही तो प्रूफ करना था, यस और नो, यही प्रूफ करना था। प्रूफ करने से क्या होता है, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं बस, और कोई प्रूफ का ज्यादा बेनिफिट नहीं। मैं इसीलिए एक ही प्रूफ कराता हूं कि क्वेश्चन कैसा भी घूम के आएगा आप लोग कर लेंगे, क्लियर है। अब इससे बेसिक एग्जांपल और करा देता हूं बस। चलिए अच्छा देखते हैं, इस पे बेस्ड एग्जांपल 19 है। क्या कह रहा है यार, प्लीज यार मत बात कर भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट कर रहा है 2 3 4 किस पर, x पर, y पर, z पर। तो उस प्लेन की इक्वेशन बता। अरे यार ये a ले लो, ये b ले लो, c ले लो, तो x अपॉन a, y अपॉन b और z अपॉन c। c कितना है 4 इक्वल्स टू, ये भी हो गया। ये एलसीएम ले लो 12, तो एलसीएम लेके कर देना बस। इस पर बेस्ड एग्जांपल था। अब आगे के क्वेश्चन देखिए, इंट्रो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका बस। हाँ जो भी कुछ है कर देना आराम से, एंजॉय द लाइफ।